जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बाद में अब यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शंस के रिगार्डिंग जो रिपोर्ट्स है वो प्रेसिडेंट के पास सबमिट कर दी गई है, जिसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रामनाथ कोविंद लेड पैनल ऑन वन नेशन वन इलेक्शन सबमिट्स रिपोर्ट्स टू प्रेसिडेंट। और ये जो बेसिकली रिपोर्ट्स है ना, ये कहा जा रहा है 18,000 जो पेजेस है, एक बड़ा नंबर होता है ये इतने बड़े थिक रिपोर्ट्स कहीं न कहीं इसे एक लिमिटेड टाइम पीरियड में आपको बताना चाहते हैं कि पिछले साल सितंबर 2023 की हम बात करें, जब यहाँ पर एक कमिटी बनाई गई थी जिसे लीड कर रहे थे रामनाथ कोविंद जी, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, और इनकी तरफ से वेरियस स्टेक होल्डर्स पॉलिटिकल पार्टीज के कंसल्टेशंस के बाद में यहाँ पर जो रिपोर्ट्स है वो फाइनली यहाँ पर सबमिट कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कहा यह जा रहा है इस रिपोर्ट्स में कि वन नेशन वन इलेक्शंस के बारे में कि ये जो रिपोर्ट्स है बेसिकली 2019 से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो शुरुआत से समझते बेसिकली कि यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शंस के बारे में की रिपोर्ट में क्या कहा गया है। मेन जो पॉइंट है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखिए 2024 का जो लोकसभा इलेक्शंस है, उस लोकसभा इलेक्शंस में के पहले जस्ट हम ये कह सकते हैं कि मई में इलेक्शंस होने वाली, और इसके रिगार्डिंग जो इलेक्शंस कमीशन है डेट अनाउंस करने के बहुत करीब है, और उस टाइम में यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शंस को लेकर जो रिपोर्ट्स है वो सबमिट की जाती है रामनाथ कोविंद की तरफ से। कहा जाता है ये रिपोर्ट है जो है बेसिकली 18,626 इतने बड़े पेजेस का ये रिपोर्ट ये सबमिट किया गया, जिसमें कहा जा रहा है कि वेरियस स्टेक होल्डर्स एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस किए गए, जिसमें एक्सपर्ट्स भी है, रिसर्चर्स भी जिसमें, और टोटल 191 डेज के बाद में ये रिपोर्ट्स सबमिट की गई, जो बेसिकली पिछले साल सितंबर 2023 के टाइम में इसे बनाया गया था। और इस कमेटी की बात करें तो इसमें ऐसे नहीं कि वन साइडेड इसमें पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व थे, वन पार्टी लीडर थे, इसमें रामनाथ कोविंद जी लीड कर रहे थे बेसिकली। लेकिन इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर अमित शाह, जो कि अभी रिसेंट में होम मिनिस्ट्री है, राज्यसभा के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन से गुलाम नबी आजाद, ये भी यहाँ पर प्रेजेंट इस कमेटी में इंक्लूड थे। फॉर्मर फाइनेंस जो कमीशन चेयरपर्सन एनके सिंह, इवन की सुभाष कश्यप जो कि बेसिक लोकसभा सेक्रेटरी जनरल है, इवन के सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी, ये सारे इसमें मौजूद थे। जो बेसिकली इस कमेटी का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ये था कि किस तरीके से यहाँ पर वन नेशन वन पोल को लेकर यहाँ पर एक हाई लेवल कमेटी जो सेटअप की गई है, ये एक प्रॉपर एक रिकमेंडेशन दे सके कि किस तरीके से एक साथ में साइमल्टेनियसली लोकसभा, स्टेट असेंबलीज, म्युनिसिपैलिटीज हो या पंचायत हो, इसके इलेक्शन कंडक्ट करवाए जा सके। और इसके लिए ये कमेटी ने खासकर बहुत बहुत सारी कंसल्टेशंस की, इवन की वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज की हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इवन के इलेक्शन कमीशंस और बाकी जो अदर रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स है, इनसे कंसल्टेशंस करने के बाद में फाइनली यहाँ पे ये रिपोर्ट्स तैयार किया गया, जिसमें अच्छे अच्छे रिकमेंडेशंस है, जिसको हम टोटल 18,000 तो हम डिस्कस नहीं कर सकते इस छोटे से वीडियो में। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जैसे AIADMK है, BJD यानी कि जो उड़ीसा की जो पार्टी है, महाराष्ट्रवादी जो गोमंतक पार्टी है, MGP पार्टी, इनका कहीं न कहीं सपोर्ट मिला है। लेकिन वही दूसरी तरफ मेजॉरिटी ऑफ द पार्टीज है जो है वो बेसिकली अपोज कर रही है। और आज ही के दिन 14 मार्च के दिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को लेकर जो एक इश्यूज क्रिएट हुआ है, खासकर इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो नहीं बनाए, लेकिन हाँ इसको लेकर एक आगे फ्यूचर में एक वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि फिलहाल तो अभी हम ट्रेवलिंग में है, कुछ दिनों तक मे बी आई होप कि कल तक और कल के बाद से आपको टाइमली वीडियोस प्रोवाइड कर दिया जाए, क्योंकि बेसिकली अभी कुछ दिनों के लिए बहुत अर्जेंट है इस चीजों ट्रेवलिंग करना, और ये ट्रेवलिंग में जो चीजें हैं वीडियो बनाई जा रही है, तो कुछ ऑडियो के लिए कुछ इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो इसके लिए आप सभी को पहले सॉरी। लेकिन हाँ, आते हैं इस टॉपिक पे। इलेक्शन कमीशन को लेकर जो फाइनली जो हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई थी, जिसको प्राइम मिनिस्टर लीड कर रहे थे, आज इसे फाइनलाइज करना है इसे, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है अपॉइंटमेंट को लेकर। इसको हम एक सेपरेट वीडियो में कभी न कभी डिस्कस कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ से निकल के आती है कि पैनल ने सजेस्ट क्या किया। देखिए साइमल्टेनियस पोल्स को लेकर, चाहे हम लोकसभा की बात करें, स्टेट असेंबली की बात करें, या फिर म्युनिसिपैलिटीज या फिर पंचायत की बात करें, यहाँ पर यह कहा गया कि लोकसभा, अब यहाँ ध्यान सुनिएगा, लोकसभा और स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन है ये पहले स्टेप में होंगे। मतलब अभी आप पूछेंगे, अभी आपने जो कहा कि स्टेट असेंबलीज, लोकसभा, म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत, क्या इनके सब एक साथ नहीं होंगे? नहीं, इनके एक साथ ही होंगे, लेकिन कुछ दिनों का गैप होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बताना चाहते हैं, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के जो इलेक्शन है वो एक ही दिन होंगे, एक ही टाइम होंगे, ये होगा फर्स्ट स्टेप में। दूसरे स्टेप में ये होगा कि जैसे ही ये इलेक्शन कंडक्ट होंगे उसके 100 दिन के बाद में दूसरा स्टेप होगा, और उसमें बेसिकली लोकल बॉडीज के जो इलेक्शंस होते हैं, नहीं म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत के, इसके इलेक्शंस यहाँ कंडक्ट होंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि अगर मान के चलो कि हंग हाउस हो जाए, यानी कि हंग असेंबली से कहते हैं कि किसी की मेजोरिटी ना हो, या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके अगर आ जाती है ऑपोजिशन, उस टाइम में क्या हो सकता है? तो यहाँ पर रिपोर्ट्स में कहा गया कि फ्रेश इलेक्शंस होंगे यहाँ पर, यानी कि नए तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएंगे। ओनली स्पेसिफिक जो
स्टेट में यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशंस या हंग असेंबली होगा, वहाँ की हम बात कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर मान चलिए कि 2-5 साल का टेन्योर होगा, 5 साल में 2 साल, अगर 2 साल के बाद अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है या फिर हंग हाउस होता है, तो रिमेनिंग जो 3 साल है, रिमाइंडर जो टाइमिंग बचा हुआ रहेगा, उसके लिए यहाँ प्रॉपर इलेक्शंस होंगे और उसी टाइम पीरियड तक जो टेन्योर है वो सर्व करना पड़ेगा। ये चीज़ें यहाँ पर सजेस्ट की गई है। और लोकसभा और राज्यसभा की जो असेंबलीज है, इलेक्शंस है, इसको कहीं सिंक्रोनाइज करने के लिए यहाँ पर आर्टिकल 82A इसे कहीं न कहीं ऐड करने की बात की जा रही है, अमेंड करके, संविधान को अमेंड करके, जो बेसिकली ये कहता है कि अगर मान के चलिए कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट की हम बात कर रहे हैं, ये इनकी जो टर्म है वो डिसाइड किस दिन होंगे, बेसिकली जब यहाँ पर कहा जा रहा है जब फर्स्ट सीटिंग होगा लोकसभा इलेक्शंस का, जनरल इलेक्शन का, उसके बाद इनकी फर्स्ट, इनकी लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं उसके फर्स्ट सीटिंग हुई और उसके बाद में जो बेसिकली ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो टर्म है वो डिसाइड किए जाएंगे और जो इसका फुल टर्म होगा एक्सपायरी, वो सेम टू सेम जो लोकसभा का होगा उसी तरीके से होगा। और इसके लिए यहाँ पर आर्टिकल 325 में भी यहाँ पर बदलाव की जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल 325 बेसिकली इलेक्शन कमीशन को ये पावर देगी कि यहाँ पर जो इलेक्टोरल रोल है या फिर सिंगल इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, इसमें कुछ प्रिपरेशन कर सके इसके रिगार्डिंग। इवन की म्युनिसिपल और पंचायत सिलेक्शन को इनेबल करने के लिए यहाँ पर साइमल्टेनियसली जो कमेटी है उन्होंने यहाँ पर एक आर्टिकल्स का भी रिकमेंडेशन दिया है, आर्टिकल 324A को लेकर, क्योंकि अगर इलेक्शंस में बदलाव होंगे, साइमल्टेनियस होंगे, तो उसमें आर्टिकल्स में भी कहीं कहीं चेंजेस आएंगे, कुछ ऐड किए जाएंगे, कुछ इसमें माइनस किए जाएंगे। जो बेसिकली 324A आर्टिकल ये डील करता है कि म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत के जो इलेक्शंस है और जनरल इलेक्शन के साथ में एक ही साथ होंगे, मींस 100 डेज का ही फासला होगा। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो वन इलेक्टोरल रोल को तैयार करेगा, विमेन की वोटर आईडी कार्ड्स को तैयार करेगा स्टेट पोल अथॉरिटीज के साथ मिलकर, चाहे हम लोकसभा की बात करें, असेंबली की बात करें, चाहे लोकल बॉडी की बात करें, क्योंकि आज के टाइम में आपके पास और हमारे पास में एक सिंगल वोटर आईडी कार्ड होता है जिसके जरिए आप लोकसभा में भी पोल करते हैं और इवन की स्टेट असेंबलीज, इवन की आप पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में। तो इसको लेकर भी कुछ बदलाव करने की तैयारी करने की बात की जा रही है। इवन की ये भी कहा जा रहा है कि जो इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने में जो मेन पावर यहाँ पर यूज होने वाला है, क्योंकि एक ही साथ इलेक्शंस होंगे, तो यहाँ पर जो मेन पावर है, इक्विपमेंट्स है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, ये ज्यादा यहाँ पर डिप्लॉय होंगे यहाँ पर बेसिकली जितने भी साइमल्टेनियस पोल्स होने वाले उसको लेकर। और इसको लेकर कुछ चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि 1967 तक में भारत में एक साथ में इलेक्शंस होते थे, यानी साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुए हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं हुआ है, ये पहली बार नहीं होने वाला, ये दूसरी बार होने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि 1951 52 की इलेक्शंस की बात करें, चाहे 57 62 67 की बात करें, इसके बाद में बेसिकली हुआ क्या कि लोकसभा डिसॉल्व होना स्टार्ट हुआ, बीच में ही या तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आना स्टार्ट हो गया, हंग असेंबलीज हो गया। इसके कारण जो बेसिकली साइमल्टेनियस इलेक्शंस हैं वो आगे पोस्टपोन होते होते 67 में फाइनली इसे कैंसिल आउट कर दिया गया। और इसको लेकर जो क्रिटिक्स है वो भी कंसर्न्स जाहिर कर रहे हैं कि जो ये डेमोक्रेटिक स्पिरिट के अगेंस्ट में है, इसमें नुकसान जो लोकल गवर्नमेंट है उसको देखना होगा, क्योंकि उससे सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि नेशनल इश्यूज यहाँ पर डोमिनेंस में होगा, क्योंकि जो इलेक्शन कंडक्ट होंगे वो बेसिकली सबके दिमाग में एक होगा कि लोकसभा के इलेक्शन से स्टेट असेंबलीज के जो इलेक्शन होते हैं वो बेसिकली लोकल मुद्दों के बेसिस पर होते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है लोकल जो मुद्दे है, इश्यूज है, वो कहीं कहीं इग्नोर कर दिया जाएगा इसमें। इसके अलावा भी जो संविधान में अमेंडमेंट है वो भी हमें करने को पड़ सकते हैं, क्योंकि संविधान में अमेंडमेंट करने के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर इसमें हमें बदलाव करना है तो इसके लिए 2/3 जो स्पेशल मेजोरिटी होता है वो हमें करने की यहाँ पर नीड होगी। और बहुत सारे इसमें आर्टिकल्स है जो इसमें बदलाव करने की नीड यहाँ होगी, जैसे आर्टिकल 83 85 2B है, 174 356 75, इसके साथ यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसमें बदलाव करने की नीड होगी। इतना ही नहीं, ईवीएम को लेकर भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है कि इसकी अवेलेबिलिटी को लेकर कि इतने ईवीएम एक ही साथ में, क्योंकि इलेक्शंस एक ही साथ होंगे, तो इनके लिए जो ईवीएम मशीन होता है ये एक लोकसभा के लिए अलग होगा, एक स्टेट असेंबली के लिए अलग होगा, तो एक बड़ी नंबर्स में ईवीएम की यहाँ पर नीड होने वाली है। इसके लिए कंसर्न्स निकल के आ रहे हैं। पोलिंग जो बूथ होता है इसके सेफ गार्डिंग को लेकर, इवन के सिक्योरिटी स्टाफ के अरेंजमेंट को लेकर और बाकी जो अदर कॉम्प्लिकेशंस इसको लेकर यहाँ पर जो कंसर्न्स है वो बाहर निकल रही है। लेकिन इसको लेकर ना पहले से ऐसा नहीं, पहली बार हमने ये रिपोर्ट तैयार रिकमेंडेशंस आई है, इसके पहले भी अगर हम देखें तो यहाँ पे इलेक्शंस कमीशन भी बार बार कंसिस्टेंटली सपोर्ट करता है कि वन नेशन वन इलेक्शंस को लेकर वेरियस ओकेजन्स में, चाहे 2022 की हम बात करें या फिर लॉ कमीशन की तरफ से यहाँ पर जो 22nd जो लॉ कमीशन था उसमें भी ये बातें की गई है। इवन की जब 107th रिपोर्ट जब लॉ कमीशन ने 1999 में जब सौंपी थी उसमें भी ये जिक्र किया गया था, 2018 में भी किया गया था। इवन की आपको बता दें कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस लॉ एंड जस्टिस इन 2025 2015 में भी इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज के सपोर्ट के साथ यहाँ पर ये कहा गया था कि वन नेशन वन इलेक्शंस होने चाहिए। सो फाइनली कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट को लेकर जो बेसिकली फोकस कर रहा है कि किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूसिव
इंक्लूसिविटी और वोटर्स के ईज़ एंड कॉन्फिडेंस को यहाँ पर एनहांस किया जाए, इसको लेकर यहाँ बेसिकली फोकस किया जा रहा है और रिपोर्ट्स उसके बेसिस पर तैयार किए गए हैं। और ये जो बेसिकली रिपोर्ट्स या जो वन नेशन वन इलेक्शंस की जो बात कर रहे हैं, वो बेसिकली डेवलपमेंट प्रोसेस में कहीं न कहीं एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला, इवन कि सोशल कोहेज़न को लेकर भी यहाँ बातें की जा रही है। और अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ये इंडिया, दैट इज़ भारत जो हम कहते हैं, इसके एस्पिरेशंस को भी कहीं न कहीं रियलाइज़ करेगा, खासकर वन नेशन वन इलेक्शंस। लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? वन नेशन वन इलेक्शंस को लेकर क्या भारत तैयार है इसके लिए? या फिर किस इसमें कुछ और भी इसमें रिकमेंडेशंस या सुझाव की इसमें नीड है? अपनी ओपिनियन ज़रूर दें कमेंट में कि आप क्या सोचते हैं वन नेशन वन इलेक्शंस को लेकर। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।